सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कि एग्जाम में या एग्जाम के समय हमें किस टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कक्षा 12 के फिजिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे एग्जाम के कुछ दिन पहले से हमें रिवाइज करना चाहिए। उससे आपका पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और इसमें मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कुल कितने मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है। क्योंकि मैंने लगभग 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर रखे हैं और उनसे मैंने एनालाइज किया हुआ है कि कौन से चैप्टर से हर साल कितने मार्क्स का आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वेरी कर देता है, लेकिन यूनिट वाइज हमेशा सेम रहता है। चलते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इससे मैक्सिमम देखा गया है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और इसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करना चाहिए, तो जैसे इसमें है हमारे पास टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमें हमारे पास बल आघूर्ण है उसको हम रिवाइज कर ले। हमारे पास जो गॉस के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, उसमें से जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो फर्स्ट और थर्ड होता है। जैसे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना होती है और इसी के बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। सेकंड चैप्टर में चलते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे जो पूछे जाने की संभावना इस साल वो 10 नंबर के पूछे जाने की संभावना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे इक्विक पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हमारे पास जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको हम रिवाइज कर लें। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये कि कैपेसिटर में यदि हम डाइलेक्ट्रिक भर दें और बिना डाइलेक्ट्रिक के हमारी धारिता क्या होगी। तो साथ में एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में कुल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसी के बेस पर हमें न्यूमेरिकल भी आएंगे और उसी के बेस पर ये डेरिवेशन आता है। तो जैसे हमारे पास ये वाला डेरिवेशन हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। यदि डेरिवेशन भी पूछेगा तो हम आराम से कर सके। चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे 5 नंबर का पूछे जाने की संभावना है। चैप्टर 1, 2 और 3 को मिलाकर कुल 16 नंबर का आएगा। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वेरी हो सकता है, बाकी 3 को मिलाकर 16 नंबर का आना कन्फर्म। यदि चैप्टर 3 से हम महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कशन करें तो इसमें जो हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पास टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आता है तापमान। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे जाते हैं। और किरचॉफ के जो नियम है हमारे पास केसीएल और केवीएल, उससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलते हैं अब अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में हमारे पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इससे जो इस साल आने की संभावना वो 6 नंबर का आने की संभावना है। जिसमें से जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है यहाँ पास स्ट्रेट सोलेनोइड, जो हमारे पास परिनालिका होती है उसके बारे में पूछना है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, गतिमान आवेश पर कितना बल लगता है वो आपको लॉरेंज के नियम से पता चल जाएगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई यदि हमारे पास चालक है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पास कितना बल लग रहा है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन 1 एम्पियर। यहाँ पास ये भी टॉपिक जो होता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ के रखना है। और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर एंड वोल्ट मीटर, तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना। इसके लिए भी कभी कभी एमसीक्यू ही पूछ लेता है। और यदि 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, हम तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मोटर। जिससे जो आने की संभावना है मैग्नेटिज्म वो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल पर कितना बल आघूर्ण लगता है। फिर इसके बाद पैरा डाई एंड फेरो, जो प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है और लौह चुंबकीय है। इनके सबसे मेन चीजें आपका एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। 2 या 2 या 3 आप लोग एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके लिए उनको भी आपको थोड़ा सा याद करके जाना है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे 4 नंबर का आने की संभावना है। इसमें आप यदि आप लोग फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 100% इससे प्रश्न बन ही बन जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक चीज आती है वो फैराडे के लॉ से ही आता है, जो कि आपको होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। आगे की ओर चलते हैं।
अगला चैप्टर है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या पढ़ लेंगे, इससे 6 नंबर पे आने की संभावना है। तो हम देखेंगे, कई बार इससे 1 नंबर का भी पूछा गया है, लेकिन ठीक है, वेरी यदि करता है तो देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट। इसमें सीधे से कभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, ये सारी चीजें इम्पीडेंस पूछ सकता है, रेजोनेंस पूछ सकता है, पावर इन एसी सर्किट पूछ सकता है, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफार्मर, तो इस चैप्टर से ट्रांसफार्मर भी पूछ सकता है। तो ट्रांसफार्मर के बेस पे न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, थ्योरी भी दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी रहना है। अगला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इससे 4 नंबर का आने की संभावना है। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है हमारे पास, इसके लिए हमें ध्यान देना है। जैसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना भी आना चाहिए, साथ में इसके बेस में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। और यहीं से आपको ये पता होना चाहिए कि हमें स्पीड ऑफ लाइट के लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। फिर इसके बाद जितने भी हमारे पास रेज हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे एंड गामा, इन सभी के यूज आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट दो दो यूज आपको याद करके ही जाना है, इतना ध्यान देना है। साथ में इनकी जो आपके पास वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए। तो यदि आप तरंग दैर्ध्य याद कर लेंगे तो आपको आवृत्ति याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी के बेस पर आप लोग आवृत्ति निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी आवृत्ति कम, और उसी के बेस पर आप लोग इनकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे टोटल 14 नंबर की आने की संभावना है। कभी कभी इससे 9 नंबर का पूछ लेते हैं, और नेक्स्ट वाले चैप्टर से 5 नंबर का पूछ लेता है। लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स होता है, उसका क्वेश्चन जो होता है, इसकी क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है। फिर भी चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पास है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला, आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म आना चाहिए। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कभी कभी हमारे पास जो एक और टेलीस्कोप होता है, जिसको आप लोग परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, वो भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। बाकी तो नॉर्मल चीज है, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, इसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और साथ में रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, उसका भी आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। जो इससे न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है, वो होती है लेस मतलब फार्मूले से। और साथ में जो मैंने अभी भी बताया, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, उससे भी न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बाकी थ्योरी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। आगे की ओर चलते हैं। चैप्टर है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का प्रश्न अथवा में आता है। इससे 5 नंबर का आएगा, यदि आएगा तो। लेकिन उसके अथवा में आपका रे ऑप्टिक्स भी रहेगा, तो इसको आप पूरी तरीके से भी छोड़ सकते हैं। बस एक दो फार्मूले याद करके चले जाइएगा। जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ कितनी आती है, दूरी कितनी होती है, पथांतर और कलांतर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीव्रता कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आप पढ़कर चले जाइएगा। बाकी बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मैं चैप्टर नंबर 11 में चल रहा हूँ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि आइंस्टीन ने दिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आना 100% है ही, 100% आएगा ही आएगा, ध्यान देना। और आपका न्यूमेरिकल जो सॉल्व होगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही होगा। ग्राफ आएगा, वो भी इसी से सॉल्व होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। तो ध्यान देना है, वहां पास हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, और साथ में हमारे पास वी नॉट होता है, जो कि हमारे पास अंतक विभव कहलाता है। आगे है डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन भी हमको पता होना चाहिए यहाँ से। और आगे की ओर चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास चैप्टर 12 है। इससे 5 नंबर की आने की संभावना है, एटम से, परमाणु से। और इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, ध्यान देना है। इसके लिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु का जो बोहर मॉडल है, उसे बढ़िया से पढ़कर जाइए, उसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। रेडियस ऑफ नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्बिट, यानी कक्षा की त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, ये सब पढ़कर आपको जाना है। और हाइड्रोजन लाइन स्ट्रक्चर, आपको ये भी सारी चीजें पढ़कर जाना है। तो जितने इन चीजों से, इतने ही टॉपिक से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके जाइए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला चैप्टर है मेरे पास
न्यूक्लियस, नाभिक, इससे 3 नंबर का आने की संभावना है इस बार। तो इसमें जो आपको पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यदि आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ लिया तो आपका मास इफेक्ट ऑलरेडी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे मास इफेक्ट आएगा तभी आपसे बाइंडिंग एनर्जी आएगी, और जब आपसे बाइंडिंग एनर्जी आएगी तभी आप लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल पाएंगे। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से रेडी रहना एक न्यूमेरिकल के लिए। साथ में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, डेफिनेशन डायरेक्टली आ जाती है, एग्जाम्पल लिखने के लिए डायरेक्टली आ जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। साथ में आपको कर्व का भी ध्यान देना है, मैंने आपको एक कर्व भी बताया हुआ था कि कौन सी, यदि मेरे पास एक, मतलब कि एटॉमिक मास कैसे वरी करेगा, तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, इसके लिए भी आपको तैयार है। लास्ट चैप्टर हमारे पास सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इससे 7 नंबर का आने की संभावना, केवल एक चैप्टर है 14 जैसे 7 नंबर का है, और सारी चीजें फिक्स होती है। और आने की संभावना क्या है, इसमें से भी आप लोग ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% प्रश्न यहीं से फंसेगा। जैसे एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर आप पढ़ सकते हो कि चालकों में ऊर्जा बैंड कैसे होता है, किसके पास लाई करता है, वैलेंस बैंड के पास या कि कंडक्शन बैंड के पास। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़ सकते हो, यहाँ से आ सकता है। और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस भी पढ़ सकते हो कि जो अवलाक्षणिक वक्र होता है अग्रणी और पश्चात में, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। साथ में जो रेक्टिफायर होता है कितने प्रकार के होते हैं, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, किसकी इफिशियंसी कम होती है, कितने डायोड किसमें लगते हैं, यदि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लोगे तो इसके अलावा प्रश्न कहीं से भी बनने की संभावना नहीं है। एग्जाम के समय केवल और केवल आपको इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है, और इन्हीं टॉपिक्स में से 99.99% यहीं से आएगा, इसके अलावा किसी और टॉपिक से नहीं बन सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।